Good morning students. I am Neetu, your Hindi teacher of सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज मैं आपको पाठ 7 समास के बारे में बताऊंगी, समझाऊंगी। आइए समझें और समास के बारे में जानें। देखिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने पद को कहते हैं। इससे पहले हमने संधि पढ़ी थी। संधि दो वर्णों के मेल से होती है और समास दो शब्दों के मेल से बनता है। समास की परिभाषा हुई दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण से एक नए सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास में हम दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना। समास दो पदों से मिलकर बना एक नया पद कहलाया। समास के अंदर दो पद होते हैं, जिसमें पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख समस्त पद कहलाता है। चंद्रमा के समान मुख समास विग्रह कहलाता है। इस प्रकार समास के अंदर मुख्य 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, जिसमें पहली थी समास की परिभाषा। समास के अंदर दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, समास विग्रह और समस्त पद। अब समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। अब एक एक करके इनकी परिभाषा मैं आपको समझा रही हूँ, समझेंगे। हर समास के अंदर एक ना एक पद की प्रधानता होती है, या दोनों पदों की प्रधानता होती है, या किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। इन सभी के आधार पर इन 6 भेदों की परिभाषा बनाई गई है, बनती है। देखें और समझें। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो या उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो तथा समस्त पद अव्यय का काम करे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अर्थात जिस शब्द का पहला पद अव्यय हो। अब अव्यय क्या होते हैं? अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वे अव्यय कहलाते हैं। तो अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है, अर्थात उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। जैसे आ जन्म, आ और जन्म। तो आ ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यथाशक्ति, यथा भक्ति, बेशक, हर रोज़, हर घड़ी, प्रतिदिन, आजीवन, आमरण, भरपेट, यथाविधि, यथासंभव, यथाशीघ्र आदि। इसके अंदर दिए गए बाकी सारे उदाहरण आपको याद करने हैं। नंबर 2 आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा या और प्रधान पद होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मीन्स इस तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विभक्ति भी कहते हैं। कारक चिन्हों के प्रयोग से तत्पुरुष समास का निर्माण होता है।
होता है। इसके अंदर कारक वैसे तो हमारे मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के केवल 6 भेद होते हैं, जिसके अंदर पहला कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। ये दोनों इसके भेद नहीं होते। तत्पुरुष समास के केवल 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और लास्ट अधिकरण तत्पुरुष समास। हर समास का नाम उसके कारक चिन्ह के नाम पर रखा गया है। जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो उसमें जिस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे शरणागत, शरण को आगत, ये इसमें को कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, ये भी कर्म तत्पुरुष समास में ही आता है। इस प्रकार अन्य उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें हम याद करेंगे। आप उन सभी को याद करेंगे। नेक्स्ट है कर्ण तत्पुरुष समास, जिसके पूर्व पद में कर्ण कारक विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो और उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, इसमें से कर्ण तत्पुरुष समास का कहलाता है। भयाकुल, भय से आकुल, स्वरचित, स्वयं अपने द्वारा रचित आदि अन्य उदाहरण आपको याद करने हैं। थर्ड आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके अंदर भी जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग करते हैं, और जब इसका हम समस्त पद बनाते हैं तो उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे हवन सामग्री हमारा समस्त पद है, इसका समास विग्रह होगा हवन के लिए सामग्री। के लिए तत्पुरुष के लिए संप्रदान कारक चिन्ह है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसी तरीके से देशभक्ति, विद्यालय, डाकगाड़ी, युद्ध भूमि, क्रीड़ा क्षेत्र आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। फोर्थ आता है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। जब इसका विग्रह करते हैं तो से का प्रयोग करते हैं, जब समस्त पद का बनाते हैं तो से का लोप हो जाता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला गया, मीन्स जो देश से अलग हो गया हो। अपादान कारक में कोई वस्तु एक वस्तु से दूर की जाती है। इसी तरीके से अन्य और एक उदाहरण है जो आपको याद करना है। 5th नंबर पे आता है संबंध तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में संबंध कारक विभक्ति का, के, की का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देव मूर्ति, देव की मूर्ति, जीवन साथी, जीवन का साथी आदि। अंतिम आता है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके पूर्व पद में अधिकरण कारक विभक्ति में या पर का लोप हो जाता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वनवास, वन में वास, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, घुड़सवार, घोड़े पर सवार आदि। उसके बाद तीसरा आता है हमारा कर्मधारय समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद की ही प्रधानता होती है। जिस तरह से हम विशेषण और विशेष्य पढ़ते हैं, मीन्स विशेषण जिस वस्तु की कोई विशेषता बताई जाती है और विशेष्य जिस वस्तु की विशेषता जो हम बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है। जैसे
महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ पर विशेषण है महान और विशेष्य है आत्मा। लेकिन जब हम समास पढ़ते हैं तो समास में पढ़ते समय विशेषण और विशेष्य के स्थान पर उपमेय और उपमान का प्रयोग करते हैं। विशेषण के लिए उपमेय शब्द आता है, विशेष्य के लिए उपमान शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, अंबर का अर्थ होता है कपड़े, वस्त्र। पीतांबर, पीला है जो अंबर। इसके अंदर आपको हर उदाहरण में विशेषण शब्द अवश्य मिलेगा, जिसके कारण ही हम इसकी पहचान कर पाएंगे। इसके बाद 4th आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर पहला पद जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है और समस्त पद समूह अथवा समाहार का ज्ञान देता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। मीन्स इसका पहला पद संस्कृत या हिंदी का संख्यावाची शब्द होता है। जैसे त्रिलोक, त्रि मीन्स होता तीन, 3 लोकों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। शताब्दी, शत मीन्स 100, अब्दों मीन्स वर्षों का समूह, उसे हम शताब्दी कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर और अथवा या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी न किसी समास में उत्तर या पूर्व पद में से एक की प्रधानता होती है। अब यहाँ दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। इसके अंदर ज़्यादातर वो शब्द आते हैं जो हमेशा हम साथ साथ प्रयोग करते हैं, जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे देश विदेश, माता पिता, सीताराम, लाभ हानि, ऊंचा नीचा, बच्चे बूढ़े, भीम अर्जुन, अन्न जल, रुपया पैसा, स्त्री पुरुष, खरा खोटा। ये कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जिनका हम हमेशा एक साथ प्रयोग करते हैं और इनके बीच में लगे योजक चिन्ह को हटाकर जब हम विग्रह करते हैं तो और अथवा या का प्रयोग करते हैं। सबसे आसान, सबसे सिंपल इसकी पहचान होती है कि इसके अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं और एक योजक चिन्ह से दोनों पद जुड़े होते हैं। और अंतिम 6th नंबर पर आता है बहुब्री समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे इससे पहले वाले में द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे और बहुब्री समास के अंदर ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि हम किसी तीसरे अन्य के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। अब 10 मुख वाले को सभी लोग रावण के नाम से जानते हैं, इसलिए वो उसके लिए एक विशेष शब्द बनकर रह गया कि दशानन का नाम लेते ही सबके मन में रावण की झांकी आ जाती है कि रावण को ही हम दशानन कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। और एक और बात ध्यान रखने वाली है कि बहुब्री समास के अंदर आपको उस स्पेशल व्यक्ति वस्तु का नाम लिखना होता है जिसके लिए वो प्रयोग की गई है, और या तो हम उसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं या अर्थात लिखकर उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, पानी का अर्थ होता है हाथ,
कि जिसके हाथ में चक्र होता है उसे हम विष्णु के नाम से जानते हैं। तो हम ब्रैकेट में या तो उसको विष्णु लिखेंगे या लिखेंगे चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। सभी जानते हैं कि गिरधर किसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहाड़ को अपनी उंगली पर उठाया था, इसलिए उन्हें गिरधारी कहा जाता है। तो गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। इसके बाद बाकी दिए हुए सारे उदाहरण आपको याद करने हैं। इसके बाद कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में कुछ अंतर होता है, आइए अब उसे और समझें। कर्मधारय समास के अंदर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग करके किसी वस्तु की तुलना की जाती है। उन दोनों किसी एक वस्तु की विशेषता बताकर उसे प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार बहुब्रीहि समास में किसी एक ऐसे व्यक्ति वस्तु के बारे में बताया जाता है जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके हैं, अर्थात हम बहुत पुराने समय से उसे उसी रूप में जानते आए हैं, उसे हम बदल नहीं सकते। जैसे लंबोदर, लंबा है जो उदर। कर्मधारय समास, क्योंकि लंबा उदर किसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने इसका विग्रह किया, लंबा है उदर अर्थात पेट, जिसका ब्रैकेट में लिखेंगे गणेश या अर्थात गणेश, ये बहुब्रीहि समास कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को लंबे उदर वाला माना है, जिसे हम गणेश कहते हैं। महावीर, महान वीर। कर्मधारय समास, महान है जो वीर, जिसे हम हनुमान जी कहते हैं, वो बहुब्रीहि समास में आएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीला कंठ तो कोई भी अपने गले पर नीला रंग लगाकर नीला कंठ बना सकता है, तो वो कर्मधारय कहलाएगा। लेकिन अगर नीला है कंठ जिसका, जिसे हम शिव कहते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास में आता है। इसी के साथ आपका पाठ 7 समास पूरा हो जाता है। अब आप अपने हिंदी व्याकरण में से इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। समास को एक बार यदि अच्छे से समझ लिया जाए तो ये कोई मुश्किल नहीं होता। सारे उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे। धन्यवाद।